सरगाह में बैठे हुए सभी हमारे क्रांतिकारी साथियों, आज मिर्जापुर जिले में बामशेफ और यूनिटी ऑफ मूल निवासी संगठन के द्वारा पेरियार ललय सिंह यादव जी की 112वीं जयंती एवं भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की 48वीं पुण्यतिथि के को समर्पित यह कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, आज के कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय है और कार्यक्रम चूंकि लेट होने की वजह से मैं आयोजक बंधु से कहना चाहता हूं कि जो 2 सत्र में कार्यक्रम है इसको एक सत्र में ही थोड़ा समाप्त कर दिया जाए। लगातार आप लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद जो कमिटियों का मामला है वो कमिटियों का भी मामला हम लोग बैठकर बनाने का काम करेंगे। साथियों, जिन महापुरुषों को समर्पित आज का कार्यक्रम रखा गया है, पेरियार ललय सिंह यादव जी, 2 शब्द उनके लिए। ये जो महापुरुषों का आंदोलन चला, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पेरियार ललय सिंह यादव जी ने अपनी सारी जायदाद संपत्तियां सारा बेच दिया। कितनी बड़ी कीमत चुकाई इस मोमेंट के लिए, जितनी जमीनें थी सबको बेच दिया। वो झिंझक कानपुर देहात के रहने वाले थे, सारी संपत्तियां जमीनें बेचकर कानपुर में अशोक पुस्तकालय खोले और महापुरुषों का मिशन बढ़ाने के लिए किताब छापे, पत्र पत्रिका छापे और लगातार जीवन पर्यंत तक यही काम करते रहे इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो बिहार के जहानाबाद की धरती से जो क्रांतिकारी मूवमेंट को शुरू करते हैं और उनका अंत होता है जो जहानाबाद जिले से एक जिला कट के बना अरवल में कुर्था, जहां उनको शहीद होना पड़ा इंदिरा गांधी की सरकार में। उस सरकार ने उसको मरवाने का काम किया। सरकार के साथ पर संरक्षण पर उनको शहीदी मिली। जो कहा करते थे बाबू जगदेव प्रसाद जी, ये जो हमारी पीढ़िया है, ये पीढ़िया मारे जाएंगे, हमारी दूसरी पीढ़िया आएगी वो जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़िया आएगी वो शासन करेंगे। साथियों, तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के माध्यम से जो बातें वो कह रहे हैं, ये वर्तमान पीढ़िया, एक पीढ़िया तो शहीद हो गए, ये वर्तमान पीढ़ियों को इस आंदोलन के लिए जेल जाना पड़ेगा, तब आपकी आने वाली पीढ़िया इस देश का हुक्मरान बनेगी और उसके लिए हम लोगों को तैयारी और संघर्ष करने की जरूरत है। तो आज के कार्यक्रम का जो विषय रखा गया है वो विषय है तथा कथित आजादी के 75 साल बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम एवं लाचार क्यों। एक और साथ में है, सामाजिक क्रांति को रोकने के लिए शासक जातियों द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण करना प्रतिक्रांति का सबसे बड़ा हथियार है। एक गंभीर चर्चा, ये सब्जेक्ट है आज का, बहुत ही गंभीर विषय है सोचने और विचारने के लिए। साथियों, वक्ताओं की कड़ी में हमारे वकील साहब एक बात कह रहे थे, शिवाजी महाराज की चर्चा किए थे। मैं उस जानकारी में एक जानकारी और मैं ऐड करना चाहता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को बावनों ने, गंगा भट्ट नाम का जो बावन बनारस का, जो अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से राज तिलक किया, वो भी कौन सा अंगूठा, बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था। केवल अंगूठा नहीं, बाएं पैर का अंगूठा। बाया को ऐसे उन लोगों की व्यवस्था में वो पवित्र माना जाता है, बाया हाथ, बाया पैर। साथ ही सवाल खड़ा होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति थे, राजा थे, फिर उन्होंने बावनों के द्वारा
बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक क्यों करवाया? बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, क्यों करवाया? इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा रीजन था, समाज के अंदर एक मान्यता थी। समाज के अंदर मान्यता ये थी कि जब तक ये बाभन जब तक राज तिलक नहीं करेगा तब तक उसको क्षत्रिय का दर्जा नहीं मिलेगा, और जब क्षत्रिय का दर्जा मिलेगा तभी लोग उसको राजा मानेंगे। एक समाज की मान्यता थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि सबसे पहले तो मैं राजा तो बन जाऊं, राजा की मान्यता तो मिल जाए, और जब राजा की मान्यता मिल जाए तो फिर मैं बाभनों को दिखाऊंगा, इसका ठौर ठिकाना लगाऊंगा। और राजा बनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, हमने ये जो राज सत्ता कमाई है ये रैतों के लिए कमाई है, ये भट ब्राह्मणों के लिए नहीं कमाया है। रैतों अर्थात किसानों के लिए राज सत्ता कमाया, ये बाभनों के लिए नहीं कमाया है। अर्थात अगर बाभन गलती करेगा उसको भी दंड दिया जाएगा। ये शिवाजी महाराज का बयान है राजा बनने के बाद। तो साथियों में विषय पर आता हो, ये जो तथाकथित आजादी, जिस तथाकथित आजादी को 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि भारत आजाद हो गया, मगर जब भारत आजाद हो गया, इस आजादी की लड़ाई ब्राह्मणों के द्वारा 1857 से शुरू किया गया था। 1857 इतिहास में पढ़ाया जाता है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम आजादी की लड़ाई। लड़ने वाले कौन लोग? मंगल पांडे, टाटा टोपे, लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, ये सारे लोगों का इतिहास में नाम दिया गया। मगर इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी की लड़ाई 1848 से शुरू करते हैं, वो भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। और वो लड़ाई, वो आजादी की लड़ाई की शुरुआत एजुकेशन से होता है, शिक्षा से होता है। और 1857 की जो ब्राह्मणों की लड़ाई चली, वो लड़ाई के बारे में बोलगा से गंगा नाम का पुस्तक है, राहुल शांतित्यायन का लिखा हुआ। उस किताब में वो लिखते हैं, ये जो बिठूर है, बिठूर कानपुर से जब कन्नौज की तरफ जाते हैं, बिठूर जगह है, बिठूर का राजा हुआ करता था नाना साहब, पेशवा नाना साहब। और लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी बोलते हैं, वो उसी का मायका, बिठूर उसका मायका था, ससुराल तो झांसी था। तो नाना साहब पेशवा ने मीटिंग रखा। उस मीटिंग में मंगल पांडे, तात्या टोपे, बिहार से बाबू कुंवर सिंह और मुगल अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, ये सभी लोग उस मीटिंग में शामिल थे। और उस मीटिंग में नाना साहब पेशवा कहते हैं कि आप लोगों को बताना है, समाज को बताना है। क्या बताना है? ये जो आजादी की लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं 1857 में, और जो आजादी की लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं, ये आजादी की लड़ाई हम ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे? अंग्रेजों से। ब्राह्मणों को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंगल पांडे खड़े होकर बोलते हैं कि अगर ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई है, अगर ऐसा समाज को अगर हम चलो नहीं बताएंगे, मगर समाज के लोग साथ कैसे देंगे? समाज के लोगों का साथ लिए बगैर आजादी की लड़ाई सफल नहीं होगा। तो नाना साहब समझाते हैं, हमें समाज के लोगों को बताना है, भारत के लोगों को बताना है, हम सब लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर भूलना नहीं है केवल हम मात्र ब्राह्मणों की ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं है। अर्थात 1857 से शुरू किया गया लड़ाई उन बाभनों की आजादी की लड़ाई थी, जो 15 अगस्त 1947 को ये जो देश आजाद हुआ, ये मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी नहीं थी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको विश्लेषण किया ये कैसी आजादी, बहुत सारे उदाहरण पेश किए हमारे पूर्व वक्ताओं ने।
ये कौन सी आजादी? अगर हमारे लोगों की आजादी अगर होते तो आज हमारा समाज गुलाम एवं लाचार नहीं होता। तो जो बाबरों ने जो आजादी जीती 15 अगस्त 1947 की आजादी, वो आजादी को भी अंग्रेजों ने प्रस्ताव पारित किया था। आजादी का भी प्रस्ताव पारित नहीं किया था। क्या प्रस्ताव पारित किया? ट्रांसफर ऑफ द पावर, सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का ट्रांसफर हुआ। आप इतिहास पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ द पावर। एक सत्ता किसके हाथ में थे? अंग्रेजों के हाथ में। अंग्रेजों ने सत्ता किसको दिया? नेहरू को दिया। अंग्रेज कौन थे? विदेशी। नेहरू भी कौन है? विदेशी। एक विदेशी चला गया, दूसरे विदेशी के हाथ में सत्ता सुपुर्द करके गया। ये सत्ता का ट्रांसफर हुआ। मूल आजादी नहीं मिली भारत को। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, 52 लोग आजाद हो गए, और आजाद होकर के उन्होंने एक प्री प्लान योजना बनाकर इस देश के जो लोकतंत्र जब स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद एक योजना बनाया, और इस योजना के तहत जो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों तंत्रों पर एक करके सारा कब्जा करवा दिया। विधायिका पर कब्जा करवाया। प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में। 1952 के प्रथम आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों में से 60% ब्राह्मणों को चुनाव मैदान में खड़ा किया। 60% ब्राह्मण, संख्या देश में 3%। हमारे पुरखे लड़ाई लड़ी है, क्या? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मगर उनकी संख्या 3%। टिकट कितने ब्राह्मणों को दिया? 60% ब्राह्मणों को, और 47% ब्राह्मण चुनाव मैदान में जीत करके पार्लियामेंट पर कब्जा किया। मतलब पार्लियामेंट में आधा सांसद केवल ब्राह्मण बैठ गए। विधायिका पर नियंत्रण हो गया, कब्जा हो गया। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका पर जिस तरीके से आज के सिस्टम में क्या किया, एक व्यवस्था लाया है सरकार ने, लेटरल एंट्री, बिना कंपटीशन दिए ही अधिकारियों की भर्ती करना शुरू किया है। कंपटीशन लेना नहीं है, प्रतियोगिता एग्जाम नहीं होगा, और बिना कंपटीशन लिए बड़े बड़े पोस्टों पर ऑफिसर लोगों की भर्तियां। साथियों, ये चीजें उस समय इन लोगों ने शुरू किया, और उन लोगों ने बिना प्रतियोगिता का, बिना एग्जाम का, और कम पढ़े लिखे लोगों को सब जगह डीसी बना दिया, डीएम बना दिया। पूरे तंत्र पर कब्जा किया कार्यपालिका को। हर जगह डीसी बना दिया गया, डीएम बना दिया, जिसको डीएम बोलते हैं, जिला कलेक्टर बना दिया गया। कम पढ़े लिखे लोगों को इन लोगों ने बना दिया। आज इन लोगों ने देखा 75 साल के बाद ये मूल निवासी बहुजन समाज से आज ब्राह्मण लोग कंपटीशन में टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। हमारे लोग ज्यादा पास हो रहे, ज्यादा नंबर ले रहे हैं। मजबूरियां केवल ये है कि वो इंटरव्यू में हमारे लोगों को छटनी कर देते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? इसलिए उसने लेटरल एंट्री निकाला, कंपटीशन में मत लाओ और अपने लोगों को भर्ती कर दो। इस तरीके से कार्यपालिका के ऊपर 80% कब्जा, 79.2% कार्यपालिका पर नियंत्रण कर लिया। IAS, IPS सारा सेक्रेटरी है। मैं जिले का रहने वाला हूं, बिहार का, और बिहार में जिला है शेखपुरा। एक बार मैं 2-3 महीने पर मैं घर जाता हूं, तो जब मैं एक बार घर गया तो जब कचहरी शहर में से गुजरा तो बोर्ड देखा, डीएम जिलाधिकारी अनिल यादव आवास। हमने सोचा अपना है तो डीएम साहब से मिलना चाहिए, और जब मैं उससे मुलाकात किया, अपना कार्ड भेजा, उसने तुरंत बुला लिया। तो जब उनके साथ करीब हमारी 2 घंटे चर्चा हुई,
और चर्चा होने के बाद ये सारी बातें जब मूवमेंट का हमने बताया समझाया, तो डीएम साहब क्या कहते हैं, आप लोगों को हम लोगों के लिए भी आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने सोचा आप डीएम है, एक जिले के मालिक है, अर्थात एक राजा है जिले का, आपकी लड़ाई की क्या जरूरत है? तो जानते क्या बोलते हैं, कहते हैं इस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के जो लोग आईएएस लोग हैं, इनको सेक्रेटेरिएट में भेजा ही नहीं जाता, वहां सारा सचिवालय पर कब्जा इन ब्राह्मण लोगों का है, ब्राह्मण आईएएस लोगों का कब्जा है, सारा सचिवालय में सेक्रेटेरिएट चुना है, सारा उसका है, हमारे लोगों को इंटिवा नहीं देता। उसकी लड़ाई आप लोगों को लड़नी चाहिए, मतलब वो अपनी लड़ाई हम लोगों को सौंप रहे हैं जो सक्षम है लड़ने लायक। तो साथ ही कार्यपालिका पर नियंत्रण किया। तीसरा जो न्यायपालिका है, ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 97% जजेस उन लोगों का कब्जा है। 97% जजेज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। संविधान का जो आर्टिकल 124 के तहत ये जो जजों की भर्ती की जो प्रक्रिया है, वो जजों की भर्ती की प्रक्रिया संविधान को किनारे रख कर कॉलेजियम सिस्टम निकाल करके अपने ही जजों की भर्ती कर रहे हैं, अपने ही परिवार हित नाते रिश्तेदार की भर्ती कर रहे हैं, ताकि न्यायपालिका पर उसका कब्जा रहे। सरकार, विधायिका और न्यायपालिका दोनों मिल गया, अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कोई तरह का मामला उठाते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं, सरकार क्या करती है, उसे सुप्रीम कोर्ट में डाल देती है और हाथ पल्ला ढाल देती है। अब ये कोर्ट का मैटर बन गया, कोर्ट फैसला करे। कोई भी मामला होता है न्यायपालिका में डाल दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो साथ ही इस तरीके से न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लिया। और ये जो मीडिया है, जिस मीडिया को हम लोग ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं, जितने अखबार है, जितने चैनल है, ये सारे अखबार चैनल का जितने सारे मालिक है वो कौन है, ये ब्राह्मण, ये बनिया लोग है, ये उद्योगपति पूंजीपति वाले लोग सब मालिक बने हुए हैं, और ब्राह्मण उसका पत्रकार और संपादक है। ये तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे आज हमारे लोग इनकी कर रहे जबरदस्त तरीके से, लेकिन जो मेन मीडिया है वो मेन मीडिया पर कब्जा और ब्राह्मण और बनियों का ही है। आज उस सारी खबरें आपको जानकारी मिल जा रहा है, ये मोबाइल का देन है और सोशल मीडिया का देन है, तो खबरें मिल रहा है। सोशल मीडिया में हमारे लोग बड़े पैमाने पर घुसे, इससे उसके लिए अब खतरा पैदा हो गया है। तो साथ लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, और चारों पिलरों पर इन लोगों ने कब्जा जमा कर रखा है, और कब्जा जमा करके उसने धीरे धीरे जो हमारे लोगों को आजाद भारत का जो कुछ मिलना चाहिए हमारे लोगों को, और जो संविधान ने जो हमारे लोगों को दिया, वो धीरे धीरे इन चारों तंत्रों के द्वारा हमारे अधिकारों को समाप्त किए जा रहे हैं। अगर एक एक मुद्दा अगर थोड़ा देर उठाया जाए, संविधान के अंदर आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार, ये जो आर्टिकल 21 में डाला गया है, और उस एजुकेशन को 2009 में जा करके 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा एडिशन करते हैं जो 21 में डाला हुआ है राइट टू लिव, जीने का अधिकार, उसमें एजुकेशन वगैरह सारा है। आज उस एजुकेशन को चौपट करने का, खत्म करने का अभियान बड़े जोरों पर चल रहा है। और खत्म एजुकेशन को क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे जो रीजन सबसे बड़ा है, शिक्षा को जो खत्म करने का साजिश है, क्योंकि उसी एजुकेशन की वजह से हमारे लोग अच्छे नौकरियों पर गए हैं। एजुकेशन की वजह से अच्छे नौकरियों पर गए, और नौकरियों पर तो गए ही गए, दूसरा राजनीति में भी धमक पैदा करना शुरू किया एजुकेशन के बलबूते।
हमारे लोग सीएम बनने का दावा करते हैं, हमारे लोग पीएम बनने की दावा करते हैं, वैसे नेता करते हैं अनपढ़ गवार नहीं, कम से कम ग्रेजुएट प्लस। जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज में पीएम और सीएम का दावा किया है वो ग्रेजुएशन प्लस लोग हैं। उन्होंने देखा कि एजुकेशन से राजनीति भी इनके नियंत्रण में चला जाएगा, क्योंकि शिक्षा से जो हमारे कर्मचारी अधिकारी बनना शुरू हुए उनको भी धीरे धीरे उन्होंने खत्म किया, निजीकरण करके खत्म किया, नौकरियां की भर्तियां नहीं निकाल कर खत्म किया, अभी इलेक्शन इनकी के द्वारा बहालियां करके खत्म किए जा रहे हैं। तो राजनीति में भी जब हमारे धमक करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा एजुकेशन से क्या होता है, जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा पढ़ता है वो तर्क करता है, ज्यादा पढ़ता है वो तर्क करता है, कम पढ़े लिखे लोग तर्क नहीं करते। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग तर्क करते हैं, और जब तर्क करते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आता है, और जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा होता है वह नेतृत्व करता है, और जो नेतृत्व करता है वो शासक बनने का दावा करता है, पीएम सीएम बनने का दावा करता है, जो लीडरशिप करता है। मानवर कांसीराम साहब कहते हैं हमारे लोगों पर जो अन्याय अत्याचार शोषण दमन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ऐसा होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा, और ये कब खत्म होगा, जब ये समाज जिसके ऊपर शोषण दमन अत्याचार हो रहा है, ये समाज जब तक शासक वर्ग में तब्दील नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो एजुकेशन से हमारे लोग शासक वर्ग बनने की लाइन में है, इसलिए हायर एजुकेशन को खत्म करने का प्लान बनाया, उसको इतना ज्यादा महंगा किया कि हमारे लोग पढ़ ही नहीं पाए, और प्राइमरी एजुकेशन को भी चौपट करने के लिए मिड डे मील योजना चल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन खत्म कर दिया, प्राइमरी एजुकेशन जब खत्म होगा तो हायर तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बच्चा तो यहीं से ऊपर जाएगा। आप गांव में जाइए, हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो स्लेट कॉपी पेंसिल ले जाना भूल जाता, मगर थाली कटोरा ले जाना नहीं भूलता, खाना मिले। हमारे समाज के जो गार्जियन है, आप पुराने समय में देखिए, जब बच्चा जब स्कूल जाता था, जब कुछ नहीं आता था तो पुराने समय के गार्जियन जाके मास्टर को धमकी देते थे, 10 दिन से मेरा बेटा आ रहा है, कुछ नहीं सीखा, क्या पढ़ाते हो आप। और आज गार्जियन स्कूल में जाकर के एजुकेशन की बात नहीं करते, और सीधा क्या करते हैं, अरे देखो मेनू चार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपने कौन सा खाना बनाया, खाना क्यों बनाया, ऐसा चढ़ा हुआ खाना क्यों दे रहा है, चावल में कीड़े मिल रहे हैं। शिक्षा की बात नहीं कर रहे, खाने की बात कर रहे हैं। जब गार्जियन लोगों का भी दिमाग इस व्यवस्था ने चौपट कर दिया। प्राइमरी एजुकेशन समाप्त, हायर एजुकेशन समाप्त, हमारे लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, और उसके बाद नौकरियां भी खत्म। साथियों, ये 75 साल तथा कथित आजादी के 75 साल में इस एजुकेशन को चौपट कर दिया, शिक्षा चौपट हो गई। आप दूसरे नंबर पर अगर आते हैं तो राजनीति। राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल 326 के अंदर लिख करके रखा, क्या लिखा, हमारे लोगों को वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार राजा बनाने का अधिकार है। मगर इन लोगों ने क्या किया, इन 75 साल में जो वोट देने का अधिकार था, जो मताधिकार था, उस मताधिकार वाली शब्द को मतदान 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 के प्रचार में ले आए। जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, हर दीवारों पर आपको लिखा है मिलेगा, चुनाव आयोग के द्वारा अपने मतदान का प्रयोग करें। मतदान हमारे लोग एक मानसिकता बन गई है, मतदान, अपने मत का दान कर दो।
दान ही कर दो। और दान का मतलब क्या होता है? रिटर्न कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर इसके बदले 5 किलो अनाज दे देता है, सोचता है चलो कुछ तो मिल जाए। अरे हमने दान कर दिया, दान के बदले कुछ नहीं मिलना चाहिए, फिर भी कुछ मिल रहा है, उसी में हमारे लोग खुश हो गए। जो मताधिकार था, मताधिकार को मतदान में तब्दील कर दिया। आप संविधान देंगे, हमारे लोग संविधान पढ़ते ही नहीं है। दूसरा, मनी मीडिया माफिया ये तैयार कर दिया राजनीति के अंदर। जब देखा इस बैकवर्ड समाज में भी मनी मीडिया माफिया वाले लोग तैयार हो रहे हैं, इस समाज में तैयार हो रहे हैं, तब देखा इससे टक्कर लेना भी मुश्किल है, इससे टक्कर लेना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया? अब नया सिस्टम राजनीति में लाया, और वो लाया ईवीएम मशीन। हर बार उसने काट करने का काम किया, मतदान का लगातार प्रयोग कर रहा है। मनी मीडिया माफिया के द्वारा वो जीतते थे। हमारे लोग ही गुंडे होते थे, हमारे लोग को गुंडे पाल को लोग रखते थे, हमारे समाज के गुंडों के माध्यम जीतते थे। अब हमारे समाज के गुंडे खुद जीतना शुरू कर दिया, तो सोचा क्या किया जाए? मशीन लाया, और मशीन के द्वारा क्या किया उसने? मशीन भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में कभी कभी आप देखते हैं फोन किसी और को लगाते हैं, लग कहीं और जाता है। फोन हम किसी और को लगाते हैं, लग कहीं और जाता है। आप देखते हैं उपग्रह, बड़े बड़े ये अंतरिक्ष यान जो आसमान में भेजाते, अंतरिक्ष यान, आसमान में अंतरिक्ष यान होता है, मगर जमीन से बैठे बैठे उसका कंट्रोल किया जाता है। रिमोट कंट्रोल जमीन से होता है। हजारों किलोमीटर दूर ऊंचाई पे अंतरिक्ष यान भेजा गया, उसका कंट्रोल जमीन पर हो रहा है। तो ईवीएम मशीन का भी कहीं बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी तो मशीन है। तो ईवीएम मशीन का भी कंट्रोल किया जाता है, और मशीनों के द्वारा उसने सोचा इस समाज और जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये जनता हमारे विद्रोह में खड़ा हो सकता है, हमारा प्रतिकार कर सकता है, हमारे सिस्टम के विरोध में हो सकता है। तो क्या करेगा ये? ज्यादा क्या करेगा? ये हमें वोट नहीं डालेगा, ये तो करेगा। तो उसने सोचा अच्छा ये वोट मत डाल, मगर हम मशीन से वोट पैदा करेंगे। आदमी से वोट पैदा नहीं करेंगे, मशीन से वोट पैदा करेंगे। और मशीन से वोट पैदा करना शुरू कर दिया। राजनीति भी कंट्रोल में, राजनीति भी चौपट हमारे लोगों का। शिक्षा चौपट कर दिया 75 साल में, राजनीति चौपट कर दी। और तीसरा, अगर हमारे लोग धर्म के ऊपर आते हैं, धर्म के ऊपर, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। मगर वे लोग क्या कानून बना रहे हैं कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का कानून बना रहे हैं। धर्म के नाम पर सबके अंदर डर पैदा किए जा रहे हैं। भले बौद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध विहारों को मंदिर में कन्वर्ट किया, और मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, और मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं मस्जिदों को कंट्रोल करने के लिए। भले बौद्ध विहार को मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया। जितने सारे पुराने मंदिरें हैं, उसका सारा नक्शा अगर देखेंगे, बौद्ध से रिलेटेड सारा नक्शा है। चाहे पूरी का जगन्नाथ मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर, आपके वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, ये जितने विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जितने सब है, सारे पुराने बौद्ध विहार है। ये बाबरी मस्जिद गिरा, इसके पहले में बौद्ध विहार हुआ करते थे। पूरा देश बौद्ध विहार से भरा पड़ा था, तो सारे बौद्ध विहारों को मंदिर में कन्वर्ट किया। जो बुद्ध की मूर्ति थी, बुद्ध की मूर्ति का उन्होंने विष्णु की मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। कहीं इतना ज्यादा चादर वादर और इतना टीका उका लगा के रखते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए बुद्ध की मूर्ति है। तो साथ इस तरह के धार्मिक स्वतंत्रता का भी मामला खत्म कर दिया हमारे लोगों को। सरकार ने ये बना दिया कि अगर आप धर्म का कोई कार्यक्रम करते हैं, पहले डीएम से परमिशन लेना होगा,
धर्म परिवर्तन का रोक लगाने के लिए डीएम से परमिशन लेना होगा कि आप धार्मिक परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे लोगों के धर्म को भी खतरे में डाल दिया। अगर अर्थव्यवस्था पर आते हैं, आर्थिक व्यवस्था पर अगर आते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय चेताया था। स्टेट एंड माइनॉरिटी नामक पुस्तक में बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखते हैं। ये देश की जितनी सारी जमीनें हैं, ये सारी जमीनें किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होनी चाहिए और सरकार के नाम पर होनी चाहिए। सरकार ही खेती करवावे। ये स्टेट में माइनॉरिटी लिखा, सरकार खेती करवावे। अगर सरकार खेती करवाते तो जानते क्या होगा? भारत देश की जनता 70% कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। अगर 70% खेती पर निर्भर है, अगर वो खेती सरकार करवाने का काम करता, जमीनें सारी सरकार के होती, तो जो किसान खेती करने वाले हैं, ये क्या होता? किसान कर्मचारी होता। जमीनें सरकार की, जो खेती करता, सरकार किसानों की बहाली करता, वो किसान कर्मचारी होता, सरकार उसको वेतन देता। अगर अतिवृष्टि होता, अनावृष्टि होता, तो सरकार का नुकसान होता, मगर किसान को वेतन तो मिलता, बेरोजगारी समाप्त हो जाती। और जितने सारे उद्योग धंधे हैं, वो भी सरकार का होना चाहिए। ये जितने तेल कंपनियां हैं, अभी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप देख रहे हैं, इंडियन ऑयल देख रहे हैं, सारी तेल कंपनियां पहले प्राइवेट हुआ करती थी, सारी प्राइवेट थी। और जब 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ, जानते क्या हुआ? जो टैंकर हमारे चल रहे थे युद्ध के मैदान में, उसके लिए तेल की जरूरत थी। इन कंपनियों ने तेल रोक दिया, तेल देना बंद कर दिया। अंतिमतः क्या हुआ? चीन से भारत पूरी तरह पराजित हो गए। जो बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू को कहा करते थे, इन सारे उद्योग धंधे को सरकारीकरण कर दो। अगर सरकारीकरण होता तो तेल कंपनियां को तेल, उसके द्वारा टैंकरों को तेल मिलता, तो पूरी तरह पराजित नहीं होता भारत। और अंत में चीन के युद्ध होने के बाद फिर धीरे धीरे इन सारी तेल कंपनियां का सरकार किया गया, गवर्नमेंट सेक्टर में आया। इसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी ने 1974 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये कल की तारीख में अगर पैसों की किल्लत हो जाए और बैंक सारे प्राइवेट थे, इस देश के हालात क्या होगा? उस सारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया ताकि बैंक सरकार के नियंत्रण होनी चाहिए। तो जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थव्यवस्था को प्रदेश सरकार ने उस रूप में लागू नहीं किया, और यही कारण हुआ बाद में जब ये सारे सरकारीकरण धीरे धीरे हुए तो हमारे लोग नौकरियों मारने लगे। और जो नौकरी हो चुकी, रिजर्वेशन मिला, गवर्नमेंट सेक्टर होने की वजह रिजर्वेशन मिला, और रिजर्वेशन होने की वजह से नौकरियां आई। फिर इन लोगों ने फिर दूसरा षड्यंत्र शुरू किया कि इन लोगों फिर बैक गियर में जाया जाए, और 1991 से एलपीजी का अभियान शुरू किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 91 से, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, अर्थात हर चीजों का प्राइवेटकरण कर दो। क्यों करो? नौकरियों पर रोक लगाओ। तो साथ इस तरीके से 75 साल तथाकथित आजादी में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा करने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट किया, राजनीति खत्म कर दी, धर्म की स्वतंत्रता खत्म कर दी, अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर दिया। क्या हुआ? हमारा समाज गुलाम एवं लाचार हो गए। एक समाज गुलाम एवं लाचार हो गया, और समाज जब गुलाम और लाचार हो गया, इस गुलामी और लाचारी का
अर्थात एक गुलामी का जो विकल्प है, और वो विकल्प क्या है? आजादी। अगर हमारे लोग गुलाम हो गए तो गुलामी का जो विकल्प है आजादी। आजादी कैसे होगा? अब ये सोचने विचारने की जरूरत है। अगर हम लोग आजाद होना चाहते, हमारे पुरखों ने आजादी का आंदोलन चलाया, उस आजादी के आंदोलन का नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन। समय के अनुसार शब्द होते हैं। जिस आजादी की लड़ाई हमारे पुरखों और महापुरुषों ने लड़ी, उसका उद्देश्य मकसद दिया, आजादी का नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन। और वो व्यवस्था परिवर्तन का कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए, इस मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने के लिए वामसेफ नाम का संगठन मैदान में काम कर रहा है। वामसेफ नाम का संगठन आपके बीच काम कर रहा है, और केवल एक मिर्जापुर में काम नहीं कर रहा है, ये राष्ट्रव्यापी संगठन है। ये राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। ऑल इंडिया में हर राज्यों में, हर जिलों में इस संगठन का जाल फैल गया है वामसेफ का। और वामसेफ संगठन में हम लोगों ने उन लोगों को प्राथमिकता दिया जो हमारे पुरखे महापुरुषों के आंदोलन से बेहतरीन किस्म का जो रिजल्ट तैयार हुआ, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट। वो कौन सा रिजल्ट है? एक कर्मचारी अधिकारी वर्ग। और वो जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, जिसके ऊपर समाज का जिम्मा है, हमारे महापुरुष कहते हैं कर्मचारी अधिकारी वर्ग समाज का क्रीम है। क्रीम क्या होता है? मलाईदार परत होती है, इतनी मोटी दूध अगर ओरिजिनल दूध को अगर आप उबाल दें तो इतनी मोटी दूध की छाली ऊपर जो मलाई पड़ जाती है। और मलाई का काम क्या होता है? नीचे में जो दूध है, उस दूध को ऊपर से जो धूल कण वगैरह है उसको बचाने का काम करता है। मलाई उसको चाहता है, सारे धूल कण को अपने ऊपर रोक लेता है, नीचे जो दूध है उसको बचाता है। ये जो क्रीम समाज है, ये जो मलाईदार व्रत है, ये कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, इनकी जिम्मेवारी उस समाज को बचाने की थे। ये मलाईदार व्रत हमारे पुरखों ने बना दिया, समाज को बचाने की जिम्मेवारी थे। मगर क्या हुआ? ये सेल्फिश होते चले गए। सेल्फिश, स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और स्वयं के बारे में सोचने से क्या हुआ? इनके ऊपर भी डंडे पड़ना शुरू किया, और समाज पर डंडे तो पड़ ही रहे हैं। इस 75 साल में हमारे कर्मचारी अधिकारियों पर भी डंडे पड़ना शुरू हो गए, और जो आम समाज है उसके ऊपर भी डंडे पड़ रहे हैं। मगर डंडों में थोड़ा अंतर है, तरीके अलग है। तरीके अलग क्या है? हमारा जो आम समाज है आज भी कास्टिज्म का शिकार है। गांवों में डेली लात जूते जाति व्यवस्था के नाम पर खाते हैं। और हमारा जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, एक कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, एक कर्मचारी अधिकारी वर्ग को डंडे दूसरे तरीके से मिलते हैं। किस तरीके के मिलता है? जैसे एम्स, दिल्ली का एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहां एक शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर भर्ती हुआ, और उसके साथ में एक ब्राह्मण डॉक्टर भी भर्ती हुआ। दोनों एक साथ एंट्री है, पद एक साथ है, पद भी है, मगर वहां पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था उसको जो व्यवस्था मिला है, जो चैम्बर मिला है, एक जैसा नहीं। मैं देखता हूं लखनऊ में पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर, हमारे भी इंजीनियर, एक्सियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और उनके भी इंजीनियर है, दोनों पद है सेम, वेतन है सेम, सारा सेम है, मगर फैसिलिटी सेम नहीं है। जब फैसिलिटी सेम नहीं है तो भी टूटा पड़ रहा है। अरे हमारे साथ बहाली हुआ, इसके चेंबर में एसी लगा हुआ, हमारे चेंबर में कूलर लगा दिया, फैसिलिटी सेम नहीं है। तो तरीके तो अलग ढंग का मिलता है, और पोस्ट भी हमारे लोग ऐसी जगह कर देते हैं। अभी मैं अधिकारी का मिलता हो तो कहते हैं अरे बीजेपी की सरकार है, अभी कोई ऐसा कमाई आलतू फालतू नहीं हो रहा है। क्यों? अच्छे पोस्ट नहीं मिल रहे।
अपने लोगों की सरकार थी तो थोड़ा हो जाता था ज्यादा, ऐसे बोलते हैं इस सरकार में कुछ हो नहीं रहा है इसलिए हम आपको ज्यादा सहयोग तो नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, कहने का मतलब कर्मचारी अधिकारियों को अलग तरीके के अन्याय अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है। मैं उस अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसको रोकने में भी वो सक्षम नहीं है। जो आम जनता है वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोकने में सक्षम नहीं है, दोनों रोकने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? ये जो कर्मचारी अधिकारी है उसका बुद्धि है, उसके पास बुद्धि है, पैसा है, मगर संख्या रूपी ताकत नहीं है। और जो आम जनता हमारा है वो आम जनता के पास बुद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, केवल संख्या रूपी ताकत है। अगर दोनों ताकत को मिला दिया जाए इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल समाज और आम समाज अगर दोनों इकट्ठा हो गया इस देश में बहुत बड़ी ताकत बनेगी। और वही ताकत बनाने का काम वामसिक संगठन काम कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस समाज के लोगों को शासक जातियों ने हजारों जातिगत टुकड़े में बांट दिया, हजारों जातिगत टुकड़े, 6,743 जातियों के टुकड़े बांटा। इन 6,743 जाति के टुकड़ों को हमारे पुरखों और महापुरुषों ने आंदोलन चलाकर भारतीय संविधान के द्वारा हजारों टुकड़ों को 4 नाम दिया, हजारों टुकड़ों को 4 नाम दिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये 4 नाम दिया। जो हजारों टुकड़े थे उसको 4 नाम दिया। कल पूछे जाते थे आप क्या हो तो जाति बोलता था, आज पूछा जाता है आप क्या हो तो बोलता है शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, मतलब जाति नहीं बोलता। जाति नंबर 2 पर चली गई, जाति और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी नंबर 1 पर आ गए। तो जो संविधान ने हजारों टुकड़ों को 4 नाम दिया, वामसेक ने दूसरा काम शुरू किया, उन चारों को 1 नाम दिया, चारों को 1 नाम दिया। और वो 1 नाम क्या है? मूल निवासी समाज। हम लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं, इसलिए हम लोग अभिवादन में बोलते हैं जय मूल निवासी। जय मूल निवासी जब बोलते हैं, पहले हमारे लोगों पूछे जाते थे, वो लोग पूछते थे भाई आप क्या हो तो हमारे लोग बोलते थे मैं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। डॉक्टर इंजीनियर बोलते ही सीना चौड़ा हो जाता था। और फिर पूछता है अच्छा आपकी बिरादरी क्या है, तो पसीने आने लगते थे। बिरादरी पूछते पसीने आने लगते थे। आज हमारे लोग बोलते हैं, पूछा जाता है क्या हो तो हमारे लोग बोलते हैं मूल निवासी है, गर्व से आवाज आती है, सीना चौड़ा करके बोलता है हम मूल निवासी है। पसीना किसके ऊपर आता है? जो मूल निवासी नहीं है। जो मूल निवासी नहीं है पसीना उसके ऊपर आता है। ये मूल निवासी गौरव वाली शब्द है। और ऐसे भी मूल निवासी समाज का जो इतिहास है वो इतिहास गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि हम उन राजाओं और पुरखों के वंशज हैं, राजाओं महाराजों के वंशज है, जो इस देश के नागवंशी नागों के वंशज है। जो हम लोग मूल निवासी नागवंशी लोग हैं। और नागवंशी के बारे में बात इन लोगों ने प्रचार कर रखा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, आप किसी घर में जाते हैं तो घर का जो मालिक है, जो बुजुर्ग है, मुखिया है, वो जानते क्या बोलता है? ये जो मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 3 बेटा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मगर एक जो बेटा है इसी के ऊपर पूरा घर है। क्या कहता है? ये जो बड़ा वाला बेटा है इसी पर पूरा घर है। इसी पर पूरा घर का क्या मतलब है? घर का सारी व्यवस्था संचालन यही देख रहा है। तो समाज में प्रचलन में क्या है? शेष नाग पर धरती टिका हुआ है। समाज में प्रचलन है कि शेष नाग पर धरती टिका हुआ है, और शेष नाग करवट लेता है तो धरती हिलती डोलती है। ऐसे ही भूकंप आता है, ऐसा प्रचार में है शेष नाग पर धरती टिका हुआ है। इसका मतलब
शेषनाग मीन्स नागवंशी लोग ही पूरे धरती का संचालन किया करते थे, अर्थात नागवंशी लोग इस देश के राजा महाराजा हुआ करते थे। वो गौरवशाली इतिहास हमारा है। तो मूल्यवासी शब्द भी हमारा गौरवशाली शब्द है, इसलिए हम लोग जय मूल्यवासी बोलते हैं। एक काम बामसे ने शुरू किया। दूसरा साथियों, बामसे ने शुरू किया कि हमारे समाज में 50% आबादी महिलाओं की है। 50% आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को जोड़े बगैर ये आजादी हम जीत नहीं सके। अगर इस आजादी की लड़ाई को अगर हम जीतना चाहते हैं, इस आंदोलन में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। इस आजादी की लड़ाई में भूमिका होनी चाहिए और महिलाएं सबसे आगे भूमिका होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं उन पुरुष समाज से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप आजाद होना चाहते हैं और महिलाओं को घर में रखना चाहते हैं, ये आजादी मिलने वाली नहीं है। आपको पीछे रहना होगा, महिलाओं को आगे करना होगा। क्यों आगे करना होगा? आने वाला समय में इस आजादी की लड़ाई में, इस आंदोलन में जब महिलाएं जब सामने मैदान में आएगी तो क्या होगा? एक तो पुलिस वाले जल्दी डंडे नहीं चलाएंगे, पुलिस वाले महिलाओं पर डंडे नहीं चलाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले सोचते हैं महिलाओं पर डंडे चलाने का मतलब अपने आप को हिजड़ा साबित करना। इसलिए पुलिस वाले महिलाओं पर डंडे नहीं चलाएंगे, बच्चों पर डंडे नहीं चलाएंगे। अगर पुरुष आगे रहेगा आंदोलन में तो पुलिस वाले डंडे चलाएंगे, आंदोलन बिखर जाएगा। महिलाएं अगर आगे रहेगी वो आंदोलन में तो क्या होगा? पुलिस वाले डंडे नहीं चलाएंगे, अगर डंडे भी चलाए तो क्या होगा? पीछे हमारा पुरुष समाज होगा। तो कोई भी पुरुष समाज अपने सामने अपनी मां को, बहन को, बेटी को, बीवी को पीटता हुआ नहीं देखेगा। अर्थात उसके सामने मां पीटी जा रही है, बहन पीटी जा रही है, बेटी पीटी जा रही है, बीवी पीटी जा रही है, तो पुरुष वाले मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, वो भी आंदोलन और जोश के साथ कूदेंगे, तभी आंदोलन सफल होगा। इसलिए 50% महिलाओं को इस आजादी की लड़ाई में सामने आना होगा। और इसके साथ ही साथ ये जो नौजवान पीढ़िया हमारा है, ये जो नौजवान पीढ़िया है, जो बेरोजगार हमारे हैं, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं और जिनके ऊपर कल देश के भविष्य है, जिनके कंधों पर देश की भागदौड़ आने वाली है, जो हमारा पीढ़ी कल शासक वर्ग में तब्दील होने वाला है, वो जो नौजवान पीढ़िया है, वो जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, तो जिस तरह से महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% महिलाओं का आबादी जोड़ने के लिए मूल निवासी बहुजन महिला संघ नाम का महिलाओं का संगठन बनाया, उसी तरीके से हम नौजवान विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी हम लोगों ने बनाया, जो हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगा। इस आंदोलन में विद्यार्थी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और विद्यार्थी युवा जब तक नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ये आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मगर मार्गदर्शन के साथ साथ आंदोलन में अगर जोश भी अगर इकट्ठा हो जाए तभी आंदोलन सफल होगा। वो जोश कहां से आएगा? वो हमारे विद्यार्थी नौजवान पीढ़ी को आएगा। ये जो हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट है, जो युवा है, जो छात्र छात्राएं हैं, इनके अंदर जोश है, इन बुजुर्गों का मार्गदर्शन, सलाह और नौजवानों का जोश इस आंदोलन को मुहिम तक लेकर जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी बनाया। साथ ही साथ साथियों, महिलाओं और विद्यार्थियों के अलावा हम लोगों ने सोचे इस आंदोलन को काउंटर करने के लिए दुश्मन हर तरीके अपनाएगा, हर समय वो कानून का सहारा लेगा और कानून की जानकारी जब हमारे लोगों को नहीं होगा, आंदोलन कैसे सफल होगा? क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक दायरे में रहकर हम आंदोलन चलाना चाहते हैं। संविधान ही दायरे में, संविधान को आधार बनाकर आज हम ये बोल रहे हैं, संविधान ने हमको इजाजत दिया है,
संविधान नहीं होता तो इजाजत नहीं था आप लोगों को, हम लोगों को इजाजत नहीं था, बोलने का अधिकार भी नहीं था। संविधान के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 19 के तहत एक कार्यक्रम और ये सारा हो रहा। संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, तो संवैधानिक दायरे में रहकर हम वर्ग करना चाहते हैं, संविधान के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, संविधान के अंतर्गत हम आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे साथ जो कानून का जानकार रखने वाले, संविधान की जानकार रखने वाले अधिवक्ता जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने मकसद को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अधिवक्ताओं का संगठन हम लोगों ने खड़ा किया और अधिवक्ताओं का संगठन का नाम हम लोगों ने दिया ऑल बार एसोसिएशन। अभी राष्ट्रीय स्तर का हम लोगों ने कार्यक्रम किया दिल्ली में, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम लखनऊ में किया अधिवक्ताओं का, और अभी हम ये जिले स्तर आज जो जिला हो रहा है इसमें अधिवक्ता लोग काफी संख्या में आए हुए। तो साथ इस तरह अधिवक्ताओं का भी संगठन हम लोगों ने ये खड़ा किया, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए विद्यार्थियों का संगठन, महिलाओं का संगठन और अधिवक्ताओं का संगठन, ये 3 संगठनों की वजह से इसको मजबूत किए बगैर आंदोलन सफल नहीं होगा। आंदोलन सफल करने के लिए इन 3 संगठनों को प्रैक्टिकल मैदान में उतरना पड़ेगा। और जिस तथाकथित आजादी की बात हो रही है, 15/1947 तथाकथित आजादी है, वो आजादी ऐसे नहीं मिली। जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उस समय लोग हैं, उस समय लोग थे, वो सारे मैक्सिमम अधिवक्ता थे, सारे मैक्सिमम अधिवक्ता थे, जिन लोगों ने उस समय आजादी की लड़ाई लड़ी, 15 अगस्त की आजादी की लड़ाई लड़ी, और अधिवक्ताओं ने ब्राह्मणों को आजाद कर दिया। तो आज की जो हमारे अधिवक्ता है, हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज का अधिवक्ता है, क्या मूल्यवासी बहुजन समाज आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते? एक अधिवक्ता ने उनको आजाद किया, और आज के अधिवक्ता मूल्यवासी बहुजन समाज को आजादी दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए ऑल बार एसोसिएशन हम लोगों ने खड़ा किया, क्योंकि साथी जो गुलामी है, गुलामी सबसे खतरनाक चीज है। गुलामी सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि इसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता। गुलामों के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता, और हमारे पुरखे महापुरुषों ने मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। इस गुलामी को खत्म करना चाहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान को अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा, क्योंकि हमारी समस्या ये 75 साल में समस्या बड़े पैमाने आगे बढ़ गई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है। इस 75 साल में इस तरह की व्यवस्था बना दिया गया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग फांसी पे लटक रहे हैं रोजगार की वजह से। तो साथ ही तो 75 साल में जो लाचार व्यवस्था आई है, क्यों? इस व्यवस्था में हमारे लोग सामने केवल समस्या पैदा हो गया, केवल समस्या पैदा हो गया। जैसे पिंजड़े के अंदर बंद पक्षी है, पिंजड़े के अंदर अगर बंद पक्षी है, बंद पक्षी को, जो बंद पक्षी है, उस बंद पक्षी क्या करती है? वो चिल्लाती है। जब चिल्लाती है तो मालिक क्या करता है? उसको कटोरी में दाना डाल देता है, कटोरी में दाना डाल देता है। दाना चुगने के बाद फिर चिल्लाती है, तो मालिक सोचता है सब प्यास लग गई, फिर कटोरी में पानी डाल देता है। पानी पीने के बाद फिर चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? अब उसको आराम करना है, मगर पिंजरा कहाँ है? धूप में रखा हुआ है। मालिक तुरंत उसको उठाता है और छाए में रखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो पक्षी है, भोजन की समस्या खत्म हो गई, पानी की समस्या आ गई, पानी की समस्या खत्म हो गई, आराम करने की समस्या आ गई। मतलब एक समस्या के जाते दूसरी समस्या, दूसरी जाते तीसरी समस्या, मगर उसकी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो गुलाम है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो पिंजरे में कैद है। इन समस्याओं का समाधान करने की बजाय केवल पिंजरे का दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोल दोगे, पक्षी आजाद हो जाएगी, स्वच्छंद हो जाएगी, अपना दाना खुद ढूंढ लेगी, अपना पानी खुद ढूंढ लेगी, क्योंकि वो आजाद है।
गुलामों के पास समस्याएं होती है, आजाद लोग समस्या नहीं होते। आज हमारा समाज जिधर देखो उधर लाइन में लगा हुआ है। हमारे समाज की स्थिति 75 साल में क्या हो गया? जिधर भी देखो उधर लाइन में लगा हुआ है। उधर देखो तो राशन की लाइन में लगा हुआ है, उधर देखो तो विधवा पेंशन की लाइन में लगा हुआ है, वृद्धा पेंशन की लाइन में लगा हुआ है, राशन कार्ड की लाइन में लगा हुआ है। जिधर देखो लाइन में लगा हुआ है। और इस समाज का जो नेता लोग है, इन नेता लोग उधर टिकट की लाइन में लगा हुआ है, MP MLA का। सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक 75 साल की आजादी तथा कथित आजादी में हमारा समाज लाइन में लग गया। इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई। अगर इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, आजादी एकमात्र रास्ता है। गुलामी खत्म करना चाहते हैं, आजादी एकमात्र रास्ता है। और वो आजादी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने से होगा। अब राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कैसा होगा, अब ये थोड़ा समझने की जरूरत है। साथियों, इस देश के अंदर 6.5 लाख गांव है, 6.5 लाख गांव है। हम लोग प्लान बनाया, वो प्लान क्या बनाया कि कम से कम 6 लाख गांव तक संगठन का जाल होनी चाहिए। 6 लाख गांव तक संगठन का जाल पहुंचना चाहिए। ये आप लोग बुला करके क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुनाया जा रहा है, आप इसको सुनिए, समझिए और इस विचार को अपने गांव में जाकर खड़ा कीजिए। जब गांव में प्रचार करेंगे, लोगों को समझाना शुरू करेंगे, जानते हैं गांव वाले आपको पागल पागल बोलना शुरू कर देंगे। ये जब बोलना शुरू करेंगे गांव में, अपने घर परिवार में, तो आपको पागल बोलना शुरू करेंगे। कहेगा अरे बामसेव की मीटिंग में गया था, ये पगला आ गया है, पागल हो गया है। जब देखो तो फलाना महापुरुष, वो महापुरुष, वो महापुरुष, इधर जाना है, उधर जाना है। तो इस तरीके से गांव और समाज के लोग जब तक आपको पागल नहीं घोषित किया, तब तक हम समझेंगे आप हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। पागल समाज के लोग पहले पागल बोलेगा आपको, घर परिवार के लोग पागल बोलेंगे। और पागल जब बोलेंगे कि पागल सबसे घबराना नहीं है, पागल ही असली सर्टिफिकेट है। बामसेव संगठन में अगर किसी ने पागल का सर्टिफिकेट दिया, यही सर्टिफिकेट आपका असली सर्टिफिकेट है। क्यों? दुनिया पागलों ने ही बदला है। दुनिया पागल लोगों ने ही बदला है, साधारण लोगों ने नहीं बदला, पागल लोगों ने बदला है। ऐसे ऐसे पागल दुनिया में पैदा हुए। आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक, और रिसर्च में जब लग जाता था, रिसर्च में लगा हुआ है। बीबी आती थी, खाना रख करके चली जाती थी। रात को खाना रख दी, सुबह फिर आई दूसरे दिन, फिर देखा वो रिसर्च में शामिल है, खाना वैसे वैसे रखा हुआ है। पूरी रात गुजर गई, खाना वैसे रखा हुआ। फिर वो खाना रात वाला हटाई, दिन का खाना रख दी, और फिर रात को जब आई, फिर देखा दिन का खाना रखा हुआ। ऐसे पागल लोगों ने दुनिया बदला है। ऐसे पागलों की जरूरत है। अगर परिवर्तन चाहते हैं, पागलों की जरूरत है। जितना ज्यादा पागल हमारे साथ पैदा हो जाएंगे, हमारे संगठन में जितना ज्यादा पागल आएंगे, उतनी जल्दी क्रांति होगी, उतनी जल्दी ये समाज आजाद होगा। क्योंकि साथियों, पागल का मतलब होता है पागल। पाने के लिए गति से लक्ष्य, जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील है, पाने के लिए गतिशील, लक्ष्य, जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील है, वही पागल है। तो ये पागल होना होगा। हम लोग पागल हैं, 24 घंटा हम लोग इस संगठन में काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ऐसे 24 घंटा काम करने वाले नौजवान लोग आए मैदान में, और इसकी आजादी जल्दी चाहते हैं। और ऐसे भी नौजवान हमारे लोग, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और माँ बाप के ऊपर बोझा भी है कि माँ बाप उसको पॉकेट खर्चा भी दे रहे हैं। ऐसे नौजवानों को हम अपील करते हैं, आप हम लोगों के साथ पागलों की टीम में शामिल हो जाइए और इस बहुजनों को आजाद कर दे। साथियों, ऐसे पागल लोग ज्यादा से ज्यादा समाज में पैदा हो। ये पागल लोगों की जरूरत है। ये काम
करना होगा और ये काम करेंगे इस समस्या का समाधान होगा। जो हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेने की लाइन में लगे हुए हैं, लेने वाली लाइन को देने वाली लाइन में तब्दील करना होगा। इस देने वाला समाज में तब्दील करना होगा। जो समाज लेने की लाइन में खड़ा है, देने वाले समाज में तब्दील करना होगा। वो आजादी की लड़ाई हम लोग लड़नी होगी। ये काम हम लोग को करना होगा। ये काम करने के लिए इस संगठन को आपको साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। और सबसे एक अंतिम एक बात थी, आपके पंपलेट में लिखा हुआ है कि कीमत चुकाए बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है।